तो आज हम वापस से आपके लिए एक काफ़ी बेहतरीन एनिमे लेकर आए हैं जो ज़रूर आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का भी सबसे पहले पता चल सके। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक नोरम नाम की शिप को देखते हैं जिसमें कई इंसान रहते हैं और उस शिप में उनकी रहने लायक सारी सुविधाएं हैं। साथ ही हमें बताया जाता है कि इस शिप में जो कोई भी रहता है उसके पास स्पेशल पावर्स भी है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो बर्फीले पहाड़ों पर चल रही होती है, जो कि उसी शिप का इंतजार कर रही थी जिसके अंदर पावर्स वाले इंसान रहते हैं। तभी हम एक आवाज़ सुनते हैं जो कि एक आदमी की थी और वो आदमी उस लड़की को कुछ कपड़े देता है और उससे बताता है कि जब वो 17 साल की हो जाए तो उन कपड़ों को पहनकर वहाँ आए, तभी वो शिप उसे लेने आएगी, क्योंकि उस लड़की के पास कुछ काफ़ी अच्छी पावर्स हैं और वो पावर शिप में काफ़ी काम आ सकती है। तभी वह लड़की गिरने वाली होती है, पर एक लड़का वहां आकर उसे गिरने से बचा लेता है और उसे कहता है कि वो वही है जिसे वो काफी टाइम से ढूंढ रहा था। तभी वो लड़की उससे पीछे हट जाती है, पर वह लड़की पानी में गिरने वाली होती है। तभी वह लड़का अपना मैजिक दिखाता है और उस लड़की को बचा लेता है। ये देखकर वह लड़की भी काफी हैरान होती है और वह लड़का उसे अपने साथ कहीं ले जाने की कहता है। तभी वहाँ एक दूसरा लड़का आ जाता है और पूछता है कि क्या वो वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहे थे, जिस पर वो पहला लड़का हाँ करता है और वो तीनों ही उस मशीन से जाने लगते हैं। फिर वो तीनों उस मशीन से उस बड़ी शिप पर पहुंच जाते हैं जहां और भी कई लोग उनका इंतजार कर रहे थे और सभी को ये जानना है कि उस लड़की को वो ड्रेस कहाँ से मिली। फिर वो सभी उस लड़की को पूरी शिप दिखाते हैं और एक नेविगेशन सिस्टम भी दिखाते हैं जो पूरे टाइम सभी पर नजर रखता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और उन सभी को मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। हमें पता चलता है कि मीटिंग एक नए मेंबर के आने की वजह से रखी गई है जो कि वही लड़की है। फिर सभी उसे अपना नाम बताते हैं और अभी दो लोग वहाँ नहीं थे। फिर वो उस लड़की से उसका नाम पूछते हैं, पर वो लड़की बताती है कि उसे अपना नाम याद नहीं। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसे पूछते हैं कि उसे वो ड्रेस किसने दी। वो लड़की बताती है कि काफ़ी टाइम पहले एक ट्रैवलर ने उसे ये ड्रेस दी थी। फिर वो सभी उस लड़की से पूछते हैं कि क्या उसे भूलने की बीमारी है, जिस पर वो लड़की मना करती है। तभी ककेरू कहता है कि वो उस लड़की को नाम देना चाहता है, जिस पर सभी कहते हैं कि अगर ककेरू उसे अपना नाम देगा तो उसे उससे शादी करनी होगी। फिर वो लड़की उन सभी से पूछती है कि ये शिप क्या है और क्यों है, जिस पर वो बताते हैं कि ये शिप दुनिया में शांति बनाए रखने का काम करती है और उन्हें कुछ मिशन दिए जाते हैं जिससे लोगों के बीच सब सही बना रह सके। साथ ही इस शिप में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जिनमें स्पेशल पावर्स होती हैं और जो दुनिया में खुशी बनाना चाहते हैं। फिर दो लड़कियां उस लड़की को अपने घर ले आती हैं। नेक्स्ट डे ककेरू उस लड़की के पास आता है और उसे पूरी शिप दिखाने की कहता है। वो दोनों घूम ही रहे होते हैं, तभी उन्हें टोया दिख जाता है और फिर वो तीनों साथ घूमने लगते हैं। फिर वो तीनों सैनरी के घर आ जाते हैं क्योंकि सैनरी ने अभी तक उस लड़की को नहीं देखा था। तभी सैनरी गेट खोलता है और ककेरू उसे उस लड़की से मिलवाता है और बताता है कि वो उनके ग्रुप की नई मेंबर है। पर सैनरी कहता है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहता और वापस गेट बंद कर देता है। तभी सैनरी कहता है कि उन्हें एक दूसरे से दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन वो सभी दुश्मन बन जाएंगे। ये सुनकर वह लड़की हैरान हो जाती है और वो दोनों भी चुप हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एक टाइम पर शिप पर सभी पास वाले लोगों को अलग अलग कंट्री में रक्षा करने के लिए भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। फिर ककेरू उस लड़की को अपने साथ ले आता है और उसे अपने पावर से पेड़ पर फल ला कर दिखाता है। ये देखकर वह लड़की काफ़ी खुश हो जाती है और ककेरू से पूछती है कि क्या वो पेड़ से बातें भी कर सकता है। पर ककेरू मना करता है और कहता है कि वो पेड़ों से बिल्कुल बात नहीं कर सकता और वो तो पेड़ों से बिल्कुल अपोजिट है। फिर वो लड़की बताती है कि वो बचपन से ही काफ़ी अकेली थी और वो हमेशा से शिप का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो दोस्तों के साथ रहना चाहती है। लेकिन एक रात वो लड़की जिस फॉरेस्ट में रहती थी उसमें आग लग जाती है और उसी दिन से उस लड़की के पेरेंट्स गायब हैं, शायद वो उस आग में मर गए। तभी से वो लड़की अकेली रह रही है। फिर ककेरू और वो लड़की पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगते हैं, पर तभी उस लड़की का पैर फिसलता है और वो पानी में गिर जाती है। पर ककेरू भी इस लड़की को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे पानी के ऊपर भी ले आता है। फिर वो लड़की उस फल को दिखाते हुए कहती है कि वो बिल्कुल अच्छा और साफ है। ये देखकर ककेरू हंसने लगता है क्योंकि वो लड़की पानी में गिर गई है, पर फिर भी उसने उस फल को नहीं छोड़ा। फिर वो लड़की बताती है कि उसे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता। फिर ककेरू उस लड़की से कहता है कि अगर उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो किसी से भी पूछ सकती है, यहाँ सभी उसकी मदद ज़रूर करेंगे। तभी वो लड़की बताती है कि उसे अपना नाम याद आ गया है और उसका नाम कोहारू है और उस ट्रैवलर ने ही उसे वो नाम दिया था। फिर वो दोनों बोट में उतरने लगते हैं, पर तभी कोई शिप पर अटैक कर देता है। ककेरू कोहारू से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर कोहारू हाँ करती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दो लोग उस नॉर्दर्न शिप पर अटैक कर रहे होते हैं और उन्होंने शिप की सुरक्षा शील्ड भी तोड़ दी थी। वहीं मिकोटो
सुरक्षा शील्ड को ठीक कर रही होती है, पर तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है और मिकोटो पर अटैक कर देता है। पर मिकोटो उसके अटैक से बच जाती है। वो लड़का मिकोटो को उनकी साइड आने का ऑफर देता है क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि उनकी पावर्स का कैसे यूज करना चाहिए। पर मिकोटो उसका ऑफर रिजेक्ट कर देती है और हमें पता चलता है कि वो मिकोटो को सिर्फ इसलिए अपनी टीम में बुला रहा था क्योंकि मिकोटो सुरक्षा शील्ड को वापस ठीक कर सकती है। फिर वो लड़का अपनी गन निकाल लेता है और मिकोटो को धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ उसकी शिप पर नहीं गई तो वो उसे मार देगा। मिकोटो उसके शिप को देखती है और मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी शिप को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और सुरक्षा शील्ड को भी वापस ठीक कर देगी। तभी सकुया वहाँ आता है और उस लड़के को देखकर कहता है कि उसमें भी पावर्स है। तभी वो लड़का सकुया पर अटैक कर देता है, पर सकुया अपने शील्ड से बच जाता है। लेकिन तभी वो लड़का गायब हो जाता है और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का कहाँ गया। तभी हम दूसरे लड़के को देखते हैं जो शिप पर अटैक करने वाला था। तभी उसके सामने कोहारू आ जाती है और वो कोहारू को मारने वाला होता है, पर तभी कोहारू को याद आता है कि कैसे उसके पेरेंट्स आग में गायब हो गए थे। तभी कोहारू पहली बार अपनी पावर का यूज करती है, जिससे वो उस शिप पर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करती है, जिससे उनकी शिप को काफी नुकसान होता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ककेरू भी वहां आ जाता है और वो काफी खुश था कि कोहारू को कुछ नहीं हुआ। पर कोहारू ककेरू से माफी मांगने लगती है क्योंकि ककेरू के पेड़ खत्म हो गए थे, पर ककेरू कोहारू से पेड़ों की चिंता न करने की कहता है। फिर वहां बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और वो सभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और सभी काफी खुश भी थे क्योंकि उनकी शिप पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। फिर वो सभी बातें करते हैं और उन्हें लग रहा था कि कोई शिप पर से उनकी मदद कर रहा है। फिर वो सभी मकोटो से पूछते हैं कि उस पर जिसने अटैक किया था वो कैसा दिखता था, जिस पर मिकोटो बताती है कि वो जवान था और उसके पास एक ऐसी गन थी जैसी आज तक उन्होंने कभी नहीं देखी। तभी रोन कहता है कि उनकी किस्मत अच्छी है जो वो सभी बच गए क्योंकि उनका टारगेट था उन सभी को मारना और वो पूरे नहीं हो सके। वहीं कोहारू सोच रही होती है कि उस ट्रैवलर ने उसे ही वो ड्रेस क्यों दी और उसे ही ऐसा क्यों कहा कि उसकी शिप पर ज़रूरत है। कोहारू काफ़ी खुश थी कि उसे दोस्तों के साथ रहने को मिलेगा, पर शिप पर आज जो कुछ हुआ उससे कोहारू काफ़ी ज़्यादा निराश थी। ककेरू भी ये देखकर समझ आता है कि कोहारू काफ़ी परेशान है। तभी उनके लिए खाने का ऑर्डर आता है और एक चिकन उनसे पूछता है कि उन्हें क्या खाना है। फिर खाना खाते हुए ककेरू कोहारू को बताता है कि उन्होंने शिप में कुछ रूल्स बनाए हैं। उन्हें किसी से नहीं पूछना है कि यहाँ आने से पहले वो कौन थे और उनके पास कैसी पास हैं, यानी कोई किसी से उनके पास के बारे में नहीं पूछ सकते। साथ ही वो कभी किसी के पार्टनर नहीं बनेंगे क्योंकि अगर वो ज़्यादा साथ रहेंगे तो उन्हें एक दूसरे के बुरे काम नहीं दिखेंगे और उसे बचाने के लिए पूरे ग्रुप को भी खतरे में डाल सकते हैं। फिर वो सभी दो के पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं जिससे वो एक दूसरे पर अच्छे से नजर रख पाएंगे। हालांकि ये आइडिया ज्यादा किसी को पसंद नहीं आता, पर कोई उसके लिए मना भी नहीं करता क्योंकि ये तरीका काफी अच्छा है पता लगाने के लिए कि कोई उनमें से दुश्मन को उनकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा। कोहारू का पार्टनर ककेरू था जिससे वो काफी खुश थी क्योंकि ककेरू उसे काफी अच्छे से बात कर रहा है और पहली बार कोई कोहारू से इतनी प्यार से बातें कर रहा है। फिर ककेरू और कोहारू साथ में पेड़ लगाते हैं और ककेरू कोहारू की काफी मदद भी करता है जिससे कोहारू काफी खुश थी। फिर कोहारू मन में सोचती है कि वो पेड़ जल्दी से वापस उग जाए। फिर ककेरू और कोहारू खाना खाने आ जाते हैं और उनके शेफ उन्हें खाना भी बनाकर देते हैं जो काफी अच्छा बना था, जिससे कोहारू की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना प्यार भी मिलेगा। फिर कोहारू सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे कोहारू पौधे में पानी डाल रही होती है, तभी उसे एक लड़का दिखता है जो कि ऐसा लग रहा था जैसे भटक गया है। फिर वो लड़का कोहारू के पास आता है और उसे पूछता है कि ये कौन सी जगह है, जिस पर कोहारू बताती है कि ये नॉर्न शिप है। ये सुनकर वो लड़का काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे तो लगा था कि वो किसी पार्क में आया है। तभी वो लड़का साल 2016 का कार्ड दिखाता है जिसे देखकर कोहारू हैरान हो जाती है क्योंकि ये 19वीं सदी का टाइम चल रहा है। जिसके बाद हम एक म्यूजियम का सीन देखते हैं जहां वो लड़का जिसका नाम सोराता है वो अपने दोस्तों के साथ म्यूजियम घूम रहा होता है। तभी उसे एक अजीब सी रोशनी दिखती है। सोराता उस रोशनी के पास जाता है और वो नोरन शिप के अंदर पहुंच जाता है। सोराता ने इससे पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी और तभी काफी तेज लाइट चमकती है और सोराता वहां से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सोराता एक बुक को पढ़ रहा होता है और सोराता के हिसाब से अगर उसे वापस जाना है तो उसी बुक की जरूरत पड़ेगी। वहीं ककेरू और कोहारू साथ में काम कर रहे होते हैं। तभी कोहारू के हाथ पर मिट्टी लग जाती है तो ककेरू उसके हाथ साफ करने लगता है और कहता है कि लड़कियों के हाथ हमेशा साफ ही अच्छे लगते हैं और आदमियों को साफ सफाई का काम करना चाहिए। कोहारू ककेरू के हाथ को देखते हुए कहती है कि तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा सुंदर है, एक लड़की की तरह। जिस पर ककेरू कोहारू से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि वो एक आदमी है। ये सुनकर कोहारू हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वो एक लड़की है। ककेरू हंसने लगता है और कोहारू से कहता है कि वो काफी भोली और काफी जल्दी सभी पर भरोसा कर लेती है। तभी कोहारू देखता है कि ककेरू के कान पर मिट्टी लगी है तो कोहारू ककेरू के कान की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है, पर ककेरू कोहारू के हाथ मारते हुए कहता है कि उसे बिल्कुल नहीं पसंद अगर कोई उसके कान को छुए। तभी कोई ककेरू को बुलाता है और ककेरू कोहारू से माफी मांगकर चला जाता है। कोहारू काफी हैरान थी कि अभी उसके साथ हुआ क्या।
फिर हम मिकोटो को देखते हैं जो उसी का चेहरा बना रही होती है जिसने उनकी शिप पर अटैक किया था। तभी मिकोटो के पास सकुया आ जाता है और मिकोटो को देखने लगता है, पर मिकोटो सकुया से उसे ना देखने की कहती है क्योंकि ऐसे वो ड्राइंग नहीं बना पा रही। सकुया मिकोटो से पूछता है कि वो किसकी ड्राइंग बना रही है, जिस पर मिकोटो बताती है कि वो उसी लड़के का चेहरा बना रही है जिसने उनके ऊपर अटैक किया था। पर मिकोटो की ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा बेकार थी और उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी सकुया मिकोटो की तारीफ करता है और कहता है कि आज तक ऐसी ड्राइंग किसी ने नहीं बनाई होगी। फिर हमें पता चलता है कि मिकोटो सकुया को बचपन से जानती है और तभी हम एक बचपन का सीन देखते हैं जहाँ मिकोटो रो रही होती है और सकुया उसे कहता है कि वो कभी भी किसी से प्यार नहीं करेगा, तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी साथ बैठकर राइस बॉल खा रहे होते हैं, लेकिन उन सभी को उसका टेस्ट काफी अजीब लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि ननामी ने वो राइस बॉल जहरीली जड़ी बूटियों की मदद से बनाए हैं। फिर ननामी उन राइस बॉल को फेंकने जाने लगती है, पर अकेटो ननामी से राइस बॉल से ले लेता है और खुद उन्हें फेंकने की कहता है। फिर अकेटो राइस बॉल को फेंकने वाला होता है, पर हमें पता चलता है कि ननामी और अकेटो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और अकेटो ननामी के हाथ से बने राइस बॉल नहीं फेंक पाता। हम देखते हैं कि कोहारू ककेरू को ही देख रही होती है क्योंकि आज तक उसने उससे इस तरह से बात नहीं की थी। तभी ककेरू कोहारू से एक मदद मांगता है और कोहारू को सैनरी के पास उसे खाना देने भेज देता है। फिर कोहारू सैनरी को आवाज़ देती है और बताती है कि वो उसके लिए खाना लेकर आई है। तभी ककेरू भी वहाँ आ जाता है और सैनरी का नाम लेता है। तभी सैनरी गेट खोलता है और कोहारू को अंदर खींच लेता है। तभी ककेरू कहता है कि अगर सैनरी ने गेट नहीं खोला तो वो गेट तोड़कर अंदर आ जाएगा। यह सुनकर सैनरी घबरा जाता है क्योंकि सैनरी को बचपन से ही अकेला रहना पसंद है और वो अकेला काफ़ी खुश भी रहता है। कोहारू सैनरी से कहती है कि ककेरू जानता है कि अकेलापन क्या होता है, इसलिए वो बस उसकी मदद कर रहा है। पर सैनरी को लग रहा होता है कि ककेरू सिर्फ उसका मजाक बनाता है। फिर कोहारू बताती है कि ककेरू ने ही उसके पास खाना देने के लिए भेजा है। पर सैनरी कहती है कि सभी को अकेला ही रहना चाहिए क्योंकि जब कोई पसंदीदा इंसान उन्हें धोखा देता है या छोड़कर जाता है तो काफी दुख होता है। लेकिन तभी ककेरू कमरे के अंदर आ जाता है और सैनरी उसे देखकर भागने लगता है क्योंकि सैनरी को पता था कि अगर ककेरू ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे कमरे से बाहर ले जाएगा। तभी ककेरू सैनरी को पकड़ लेता है और उठाकर बाहर ले जाने लगता है। सैनरी मना कर रहा था क्योंकि उसे अकेला ही रहना है, पर फिर भी ककेरू उसे बाहर ले ही जाता है। दूसरी तरफ सोराता लाइब्रेरी में होता है और वो वहाँ मिकोटो की ड्राइंग देखता है। तभी सोराता के सामने एक लड़की आ जाती है, पर वो तभी गायब भी हो जाती है। ये देखकर सोराता हैरान हो जाता है और काफ़ी डर भी जाता है। तभी वो तीनों लड़के वहाँ आ जाते हैं और सोराता से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, वो इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है। पर सोराता उनसे पूछता है कि यहाँ उनके अलावा कौन रहता है, जिस पर वो बताते हैं कि उन सभी के अलावा तो कोई और नहीं रहता। सोराता कहता है कि इसका मतलब अभी उसने एक भूत को देखा, पर वो सभी सोराता का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सोराता एक छोटा बच्चा है और वो अकेले होने की वजह से डर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम ककेरू को देखते हैं जिसे काफी बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी पहली बार कोहारू से ऐसी बात हुई थी। सैनरी भी ककेरू की बातें सुन रहा होता है और वो उससे कहता है कि सबसे पहले ककेरू को उसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ककेरू ने उसके साथ गलत किया। तभी कोहारू ककेरू की तरफ भागते हुए आती है और उसे उसके साथ चलने की कहती है। फिर कोहारू ककेरू को एक पौधा दिखाती है और बताती है कि ये सिर्फ ककेरू की मदद से ही उगा है। तभी ककेरू कोहारू से माफ़ी मांगती है और उसे बताता है कि उसके साथ एक हादसा हुआ था और उसके बाद से कोई भी उसके कान छूता है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर ककेरू बताता है कि वो बचपन में अपने फादर के साथ बाहर गया था और तभी से उसके फादर गायब हो गए। कोहारू बताती है कि वो कहीं चले गए होंगे, पर ककेरू बताता है कि उन्हें किसी ने मार दिया और उन्हें किसने मारा ये आज तक ककेरू को नहीं पता चला। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ननामी अकेटू को कहीं अकेला जाता हुआ देखता है तो वो उसका पीछा करती है। फिर ननामी देखती है कि अकेटू किसी से अकेले में मिल रहा है और तभी ननामी सामने आ जाती है, पर तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ननामी अकेटो से पूछती है कि क्या वही आदमी जिम्मेदार था उनके शिप पर हुए अटैक के लिए। अकेटो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी काफ़ी तेज़ हवा चलती है जिसकी वजह से ननामी का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने वाली होती है। तभी अकेटो ननामी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी वहाँ ककेरू आ जाता है और उन्हें बचा लेता है, पर ककेरू काफ़ी थक गया था क्योंकि उसने आज अपनी पास का काफ़ी यूज़ किया है। तभी ककेरू उन दोनों को एक हथकड़ी पहना देता है और बताता है कि वो बीच वाले बटन को दबाकर सिर्फ 30 मिनट के लिए ही अलग रह सकते हैं और इतने में वो टॉयलेट जा सकते हैं। ननामी और अकेटो ककेरू पर गुस्सा करने लगते हैं, पर ककेरू बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोहारू ककेरू की चिंता कर रही होती है और सभी खाना खा रहे थे। तभी कगामी कोहारू के पास आकर कहता है कि शायद वो कल रात सही में से सो नहीं पाई होगी, तो आज वो उसके कमरे में आकर सो सकता है। पर मिकोटो कगामी को एक मुक्का मारती है और उससे चुप होने की कहती है क्योंकि वो अब भी कोहारू को परेशान कर रहा है। फिर डॉक्टर से कोहारू को पता चलता है कि ककेरू को बुखार है। तभी वहाँ अकेटो और ननामी आ जाते हैं और अकेटो काफ़ी गुस्से में था क्योंकि वो पिछले काफ़ी
टाइम से ननामी के साथ ही बंधा हुआ है। फिर अकेटो डॉक्टर पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि अकेटो को डॉक्टर या खाना बनाने वाले कोई भी नहीं पसंद। फिर अकेटो कोहारू से कहता है कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे बता सकती है। जिसके बाद हम सकोया और मिकोटो को देखते हैं जो मार्केट में आए होते हैं खाने को कुछ लेने के लिए। तभी बारिश होने लगती है और सकोया मिकोटो को गले से लगा लेता है। तभी हमें पता चलता है कि सकोया फ्यूचर देख सकता है और उसने फ्यूचर में मिकोटो को किसी के साथ देखा था, जिसकी वजह से सकोया अब अंदर ही अंदर मर रहा है। फिर मिकोटो सकोया से कहती है कि अब उन्हें वापस शिप में चलना चाहिए। वहीं सोराता छुपकर शिप से बाहर आ गया था और वो बाहर घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने कार आ जाती है, पर ग्रुप का मेंबर उसे बचा लेता है और सोराता से कहता है कि उसे शिप से बाहर नहीं आना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ननामी अकेटो से दूर होती है क्योंकि उन्होंने 30 मिनट का ब्रेक लिया है, पर तभी अकेटो को काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है क्योंकि 30 मिनट पूरे होने वाले हैं और ननामी अभी भी उसके पास नहीं आई। तभी ननामी अकेटो के पास आ जाती है। अब केकेरू बिल्कुल ठीक था और वो कोहारू से कहता है कि उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उस पर दया दिखाए, क्योंकि जब वो बचपन से बीमार होता था तब कोई उसकी मदद नहीं करता था, इसीलिए उसे हमेशा से ऐसा लगता है कि वो अकेला ही है। पर कोहारू कहती है कि अब केकेरू बिल्कुल अकेला नहीं है। वहीं अकेटो ननामी पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि पास्ट में ननामी ने उसके साथ काफ़ी गलत किया था, पर ननामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अकेटो किसकी बात कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि अकेटो खाना बना रहा होता है और तभी कोहारू उसके पास आ जाती है और अकेटो से पूछती है कि ननामी कहाँ है। पर ननामी का नाम सुनते ही अकेटो को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कोहारू पर गुस्सा करने लगता है। हमें पता चलता है कि अकेटो सच में ननामी से नफरत नहीं करता, उनके बीच बस थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी कोहारू देखती है कि अकेटो अंडे से डर रहा होता है। कोहारू अकेटो से पूछती है कि वो अंडों से क्यों डर रहा है, जिस पर अकेटो बताता है कि वो बचपन से जानवरों के बीच बड़ा हुआ है, इसलिए उसे जानवर बिल्कुल नहीं पसंद। तभी हम ककेरू को देखते हैं जिसे उसकी ईयरिंग नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। कोहारू ककेरू के पास जाती है पर ककेरू उसे चले जाने की कहता है क्योंकि वो अकेला रहना चाहता है। ये सब ककेरू ईयरिंग न मिलने की वजह से हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हर कोई ही अपनी परेशानी की वजह से परेशान होता है और उनकी वजह से तीनों लड़कियां भी परेशान थी। तभी हम कगामी को देखते हैं जो सिर्फ लड़कों वाले बाथरूम में होता है और वो उनकी बातें सुन रहा था। तभी कगामी उनसे कहता है कि उन्हें ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिकोटो कगामी से कहती है कि उसे ऐसे उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, जिस पर कगामी कहता है कि वह सुनना तो नहीं चाहता था, पर वो तीनों इतनी तेज बातें कर रहे थे कि उसे सुनाई दे ही गई। तभी कगामी एक चूजे से कुछ पेपर भेजता है और उन्हें एक लाइन बनाने की कहता है। फिर कगामी उन तीनों से कहता है कि आज रात में उन्हें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां तीनों लड़कियां एक ही सपने में उठती हैं और वो कुछ समझ पाती है। इससे पहले एक बिल्ली उनके पास आती है और उनसे बात करने लगती है। तीनों ही बोलने वाली बिल्ली को देखकर काफी हैरान हो जाती हैं क्योंकि आज से पहले उन्होंने बोलने वाली बिल्ली पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि मिकोटो और ननामी जानती थी कि वो बिल्ली कगामी है। कगामी सपनों की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। तभी ननामी कगामी के पेट में गुदगुदी करने लगती है, जिस पर कगामी काफी हंसने लगता है। फिर वो तीनों से कहता है कि अगर उन्हें उस सपने की दुनिया से बाहर निकलना है तो उन्हें सामने रखी तीनों चीजों में से सबसे जरूरी एक चीज को चुनना होगा। सिर्फ ऐसे ही वो यहाँ से बाहर निकल सकती हैं। फिर कगामी उन्हें बताता है कि उन तीनों की यहाँ एक कहानी है जो कि उन तीनों ने खुद ही चुनी है, जिससे हमें पता चलता है कि कगामी ने इसलिए उन तीनों से वो लाइन खिंचवाई थी। फिर कगामी मिकोटो को बताता है कि वो इंद्रेला है, कोहारू एक प्रिंसेस है, प्रिंसेस स्नो वाइट, और ननामी एक लिटिल पेट राइडिंग हुड है। फिर वो तीनों एक एक पंपकिन में चली जाती हैं। कोहारू सोच रही होती है कि अगर वो स्नो वाइट है तो उसके पास एक प्रिंस आएगा जो उसे ले जाएगा। तभी सामने से कोहारू को कोई आता हुआ दिखाई देता है और कोहारू देखती है कि वो टोया है जो घोड़े पर कोहारू को लेने आया है। फिर टोया बताता है कि वो उसे ले जाने आया है क्योंकि आज उनकी शादी है। दूसरी तरफ ननामी को देखते हैं जो सोच रही होती है कि अगर वो राइडिंग हुड है तो वो एक पूरे वुल्फ का शिकार करेगी। तभी वहाँ रोन आता है जो ननामी को बताता है कि वो एक शिकारी है और वो ननामी की मदद करेगा जिससे उस वुल्फ को मारते हुए ननामी को कुछ ना हो। ननामी रोन की मदद लेने से मना करती है, पर आखिर में ननामी के कई बार मना करने के बाद भी रोन नहीं मानता और ननामी को उसके साथ जाने के लिए मानना पड़ता है। वहीं मिकोटो किसी जगह पर आगे आगे जा रही होती है और मिकोटो के साथ कगामी भी था। कगामी मिकोटो को बताता है कि आगे जब उसे उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी तब वो उसकी मदद करेगा, पर मिकोटो कहती है कि वो सिर्फ एक बिल्ली है, वो क्या ही उसकी मदद कर सकता है। तभी कगामी अपने इंसान की फॉर्म में वापस आ जाता है। फिर मिकोटो भागते हुए आगे जाने लगती है, पर वो थक कर बैठ जाती है। तभी मिकोटो के पास कई सारे चूजे आने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा प्यारे लग रहे थे। फिर मिकोटो उनके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी हम ननामी को देखते हैं जो कि चल रही होती है और सोचती है कि उसे जल्दी से उस वुल्फ को मारना होगा। तभी ननामी के सामने वही वुल्फ आ जाता है जो कि अकेटो था। अकेटो ननामी से कहने लगता है कि वो उसे मार देगा और वो काफी गुस्से में भी लग रहा था।
पर ननामी अकेटो को गले से लगा लेती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिख रहा था। ननामी अकेटो के कान दबाने लगती है जिसकी वजह से अकेटो को भी काफ़ी अजीब लग रहा था। अकेटो ननामी को दूर करने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता, तो अकेटो ननामी को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। वहीं हम मिकोटो को देखते हैं जो कगामी के साथ जा रही होती है, पर मिकोटो समझ जाती है कि वो उसे कैसल नहीं लेकर जा रहा। तभी मिकोटो कगामी को मारने की कोशिश करती है पर मिकोटो की सैंडल दूर जाकर गिरती है और कगामी वहां से भाग जाता है। कोहारू उन्हीं चूजों के घर पर होती है और वहां उसे काफी अच्छा भी लग रहा था। तभी गेट पर ननामी आती है और वो कोहारू से पूछती है कि क्या उसने किसी वुल्फ को देखा है, पर कोहारू को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ननामी वुल्फ के बारे में क्यों पूछ रही है। अकेटो वहीं झाड़ियों में छुपा होता है और वो ननामी को देखते ही भागने लगता है। ननामी उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। ननामी के जाने के बाद मिकोटो कोहारू के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या उसने कहीं उसका ग्लास शू देखा है, जिस पर कोहारू मना कर देती है। मिकोटो सिंड्रेला की स्टोरी जानती है और उसे पता है कि सिंड्रेला की स्टोरी में शू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कोहारू सोचने लगती है कि वो स्नो वाइट है, पर अभी तक बूढ़ी विच उससे मिलने नहीं आई। कोहारू को लगता है कि शायद वो विच रास्ता भटक गई होगी। वहीं ननामी याद करती है कि उसने बचपन में अकेटो से उसकी सबसे प्यारी चीज़ को उसने छीन लिया था, जिसकी वजह से अकेटो उसे नफरत करता है। ननामी के पास पावर है, वो किसी की भी मेमोरी मिटा सकती है, पर ननामी अपनी पावर से नफरत करती है। वहीं कोहारू उस विच को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसके एप्पल देने के बाद ही कोहारू बेहोश होगी और तभी उसे प्रिंस बचाने आएगा। तभी कोहारू सामने ककेरू को देखती है और उसे पूछती है कि क्या वो विच है, पर ककेरू बताता है कि वो जहरीला सेब है और वो हमेशा के लिए अकेला रहना चाहता है। वहीं मिकोटो प्रिंस तक पहुंच जाती है और प्रिंस सकुया है। तभी सकुया मिकोटो के ग्लास शू को देखता है और मिकोटो उसे गले से लगा लेती है। तभी मिकोटो याद करती है कि सकुया ने उसे सबसे पहले अपने पास के बारे में बताया था। बचपन में सकुया मिकोटो को बताता है कि वह पहली इंसान है जिसे वो अपने पास के बारे में बता रहा है। सकुया अपने प्यार को प्रोटेक्ट करते हुए मारा जाएगा। तभी हम पानी में सकुया की कई परछाई को देखते हैं जो असल में कगामी होती है और असली सकुया उन्हें देख रहा होता है और उसके हाथ से ग्लास शू छूट जाता है। तभी मिकोटो नींद से जाग जाती है। दूसरी तरफ अकेटो ननामी को मार रहा होता है। तभी वहां कगामी आता है और कहता है कि वो अकेटो है जिसने तुमसे तुम्हारी प्यारी चीज को छीना है। तभी अकेटो गायब हो जाता है और ननामी नींद से उठ जाती है। वहीं ककेरू कोहारू से कहता है कि वो एक जहरीला सेब है और जो कोई भी उसके पास आने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा, पर कोहारू कहती है कि ऐसा नहीं है और ककेरू के पास जाने की कोशिश करने लगती है। तभी कोहारू का पैर फिसलता है और वो गिरने वाली होती है, पर ककेरू उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और दोनों गले से लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सकुया ने मिकोटो और कगामी को एक साथ देख लिया था, जिसकी वजह से वह काफ़ी उदास था। सीन शिफ्ट होता है और हम अकेटो को देखते हैं जिसके पास ननामी आती है और अकेटो बिना कुछ कहे ही ननामी को गले से लगा लेता है और कहने लगता है कि बचपन में जो कुछ भी हुआ उसमें ननामी की कोई गलती नहीं थी और अकेटो ननामी को मारना भी नहीं चाहता था। जिसके बाद अगले दिन ककेरू पौधे में पानी डाल रहा होता है और तभी वहाँ कोहारू भी आ जाती है और रात के सपने के बारे में सोचकर शर्माने लगती है। ककेरू कोहारू को ऐसे शर्माता देख हंसने लगता है और कहता है कि शायद कोहारू को एक अच्छा सपना आया है जिसमें वो जो कुछ चाहती है वो हो गया। तभी ककेरू कोहारू को बताता है कि वो अपनी पावर अब यूज़ नहीं कर पा रहा, जिस पर कोहारू पूछती है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। ककेरू बताता है कि जो ईयरिंग उसने पहन रखी थी वो उसके फादर ने उसे दी थी, जिसकी वजह से ककेरू अपने फादर को याद रख पाता था और उसे फाइट करने की पावर मिलती थी। पर जब ककेरू बेहोश हुआ था तब उसकी ईयरिंग कहीं गिर गई और तभी से ककेरू अपने पास का यूज़ नहीं कर पा रहा। तभी ककेरू कोहारू को बताता है कि उसे पिछली रात एक सपना आया था जिसमें कोहारू ने उसे गले लगाकर कहा था कि वो कोहारू के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कोहारू शर्माते हुए कहती है कि शायद पिछली रात उन दोनों को ही एक जैसा सपना आया था। ककेरू कोहारू से कहता है कि कोहारू ने उसे ऐसा कहकर उसकी जान बचा ली। फिर सभी खाने की टेबल पर खाना खाने आ जाते हैं और टोया को भी पता चलता है कि ककेरू की ईयरिंग खो चुकी है। टोया ये पता करने की तय करता है कि किसने ककेरू की ईयरिंग निकाली है। टोया के पास पावर है कि वो पिछले यादों को देख सकता है। टोया को कोई दिखता भी है जो कि ककेरू की ईयरिंग निकाल रहा होता है, पर टोया उसका चेहरा साफ नहीं देख पाता। रोन कगामी के पास आता है क्योंकि कगामी ही उन्हें सपनों की दुनिया में लेकर गया था। कगामी रोन को चिढ़ाते हुए कहता है कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसे वो पसंद करे या उसे वो पसंद हो। रोन पूछता है कि क्या किसी को पसंद करना ज़रूरी है, जिस पर कगामी कहता है कि एक दिन उसे ज़रूर पता चलेगा। जिसके बाद हम नोरन शिप के बाहर की दुनिया देखते हैं जहाँ कुछ लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे और उनका काम लगभग खत्म हो गया था। वहीं शिप में कोहारू और ककेरू बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ टोमारू और सैंडी भी आ जाते हैं। टोमारू सैंडी के साथ काम करने की कह रहा होता है, पर सैंडी को अकेला रहना पसंद है और ना ही कुछ काम करना पसंद, तो वो उसे मना कर रहा था। ये देखकर ककेरू उन दोनों से कहता है कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी मजे कर रहे हैं, पर सैंडी ककेरू को बताता है कि जब वो बीमार था तब उसने काफ़ी काम किया है
और ककेरू के हिस्से का भी काम सैनरी को ही करना पड़ रहा था। तभी वहाँ सोराता भी आ जाता है और उनसे कहता है कि जिस लड़की को उसने लाइब्रेरी में देखा था वो उसके बारे में जानना चाहता है, पर कोई भी उसका कुछ जवाब देता इससे पहले उनकी शिप पर अटैक हो जाता है और सुरक्षा बैरियर टूट जाता है। मिकोटो जल्दी से उस हमला हुई जगह पर जाने लगती है। तभी वो याद करती है कि सकुया ने उसे बताया था कि वो जिस लड़की को पसंद करता है उसे बचाते हुए मर जाएगा। मिकोटो उस हमले वाली जगह पर पहुंच जाती है और वो देखकर समझ आती है कि ये हमला किसी अंदर वाले इंसान ने ही किया है, पर तभी कोई मिकोटो के पीछे आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद सकुया भी मिकोटो के पीछे वहां जाता है और उसे मिकोटो कहीं नहीं दिख रही थी, तो सकुया अपने पास का यूज करता है और उसे मिकोटो मिल जाती है। सकुया जल्दी से मिकोटो के पास जाने लगता है और वो एक बंद पड़ी जगह पर पहुंच जाता है। सकुया मिकोटो को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसके पीछे भी कोई आ जाता है जिसने मिकोटो पर अटैक किया था। फिर वो सकुया पर भी अटैक करता है, पर सकुया मिकोटो को बचाता है। तभी वो आदमी वहां से भाग जाता है और तभी ककेरू और कहारू भी वहां आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर उन दोनों का इलाज करता है और अभी तो वो दोनों बेहोश थे। वहीं रोन को ककेरू की इयरिंग मिल चुकी है और वो ककेरू को उसे देने जाने लगता है, पर कोहारू रोन को रोकती है और उससे कहती है कि वो खुद ककेरू को वो इयरिंग दे देगी। रोन भी इसके लिए मान जाता है और कोहारू को इयरिंग देकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोहारू ककेरू को इयरिंग दे देती है, जिसके बाद हम देखते हैं ककेरू और कोहारू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी वहां सैनरी आ जाता है और वो उन दोनों से पूछता है कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं जैसे उनकी नई शादी हो। ये सुनकर ककेरू कोहारू का सर पकड़ लेता है और काफी जोर से हिलाने लगता है और सैनरी से कहता है कि उसे तो समझ नहीं आता कि सैनरी पैदा ही क्यों हुआ है, क्योंकि वो कोई काम भी नहीं करता और किसी काम का भी नहीं है। कोहारू ककेरू को रोकती है क्योंकि वो सैनरी को काफी परेशान कर रहा है। कगामी भी सैनरी से मजे लेता है क्योंकि वो काफी आलसी और कहता है कि सैनरी को ज्यादा खाना चाहिए वरना उसकी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। सोराता भी सैनरी से मजे लेते हुए कहता है कि काफी जल्दी वो भी सैनरी से आगे निकल जाएगा। फिर सोराता कहता है कि अब उसने तय कर लिया है कि वो इस दुनिया के बारे में जानेगा और अपने टाइम में वापस जाएगा। जिसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं और कुछ काम का सामान ढूंढ रहे थे। अकेटो ननामी के साथ चल रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसने ननामी को गले लगाया था, जिसकी वजह से अकेटो काफी शर्मा जाता है। मिकोटो टूटे हुए शिप को सही कर रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सकुया को उसकी वजह से कुछ हो। फिर सकुया मिकोटो को कहीं लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी सकुया की जेब से कुछ गिर जाता है और कोई उसे उठा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ लोग एक टूटी हुई बिल्डिंग में आ जाते हैं और कोहारू ककेरू के साथ चल रही होती है। तभी कोहारू ककेरू से पूछती है कि उसने अपनी इयरिंग क्यों नहीं पहनी है, जिस पर ककेरू बताता है कि अब उसे उनकी ज़रूरत नहीं है। तभी हम बचपन का एक सीन देखते हैं जहां ककेरू अपने फादर के साथ था और ककेरू के फादर ने उन्हीं इयरिंग को पहना हुआ था। कोहारू और ककेरू एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वहां सैनरी आ जाता है और उनसे कहता है कि वो कब तक ऐसे ही एक दूसरे को देखने वाले हैं, लेकिन ककेरू वापस से सैनरी का सर पकड़ लेता है और उसे हिलाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मिकोटो सकुया के रूम में आती है और सकुया अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। ये देखकर मिकोटो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है। सकुया मिकोटो से गुस्सा था क्योंकि उसने मिकोटो को कगामी के साथ सपने में देखा था। फिर मिकोटो कहती है कि वो यहाँ से जा रही है, पर सकुया मिकोटो को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि उसे एक सपना आया था जिसमें वो कगामी के साथ थी। मिकोटो कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर मिकोटो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सकुया मिकोटो से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि मिकोटो की आंखों में आंसू आए। फिर हम ननामी और अकेटो को देखते हैं जो टाउन में घूम रहे होते हैं। तभी ननामी दो लोगों से टकरा जाती है और वो दोनों ननामी का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ अकेटो आ जाता है और उन दोनों को मारकर भगा देता है। ननामी रोने लगती है और तभी हम बचपन का एक सीन देखते हैं जहाँ अकेटो अपने भाई की बातें कर रहा होता है और वो अपने छोटे भाई से काफ़ी प्यार भी करता है। पर तभी ननामी अपनी पार से अकेटो की यादाश्त मिटा देती है। ननामी जानती है कि उसने ये काफ़ी गलत किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी किसी ना किसी चीज़ से डरते हैं, तो वो सभी अपने डर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी पुराने घर में आए होते हैं। सैनरी कोहारू के साथ चल रहा होता है और वो भूतों से काफ़ी ज़्यादा डरता था, जिसकी वजह से सैनरी यहाँ भी डर की वजह से काँप रहा था। पर कोहारू इतना नहीं डर रही थी और सैनरी को समझाती है कि उसे भी अपने डर का सामना करना होगा। लेकिन तभी वहाँ कुछ भूत आ जाते हैं जिनसे कोहारू तो इतनी नहीं डर रही थी, पर सैनरी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग भी जाता है। पर हम देखते हैं कि वो भूत ककेरू ही था जो कि ये सब सैनरी का डर खत्म करने के लिए कर रहा था। फिर हम मिकोटो और सकुया को देखते हैं जो एक साथ चल रहे थे और सकुया मिकोटो से कहता है कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो उसका हाथ पकड़ सकती है। पर मिकोटो सकुया से वादा करने की कहता है कि वो अपनी जान कभी खतरे में नहीं डालेगा। सकुया हाँ करता है। तभी वहाँ एक भूत आ जाता है और मिकोटो उससे डर कर सकुया के गले लग जाती है, जिसकी वजह से मिकोटो और सकुया हंसने लगते हैं।
फिर हम अकेटे को देखते हैं जो वहाँ के चूहों से काफ़ी डर रहा होता है और हम देखते हैं कि ननामी उससे डरा रही थी। जिसके बाद हम ककेरू और कोहारू को देखते हैं जो साथ में बातें कर रहे थे और तभी कोहारू ककेरू को गाल पर किस करती है। सोराता उन्हें देख रहा होता है और वो सोचने लगता है कि वो किसी को नहीं डरा सकता। तभी सोराता आगे जाने लगता है और वो सामने उसे अनजान लड़की को देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। सोराता उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है। वो लड़की पीछे हंसती है और मुस्कुराती है। वहीं ककेरू और कोहारू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं और अब वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि सभी रोन को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो कहीं नहीं दिख रहा था। पर रोन मिकोटो के पास आ जाता है और मिकोटो उससे कहती है कि उसे सभी के पास जाना चाहिए क्योंकि वो उसकी चिंता कर रहे हैं। पर तभी रोन मिकोटो को नीचे से धक्का दे देता है और मिकोटो नीचे गिरने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी दोस्त साथ होते हैं और मिकोटो की चिंता कर रहे थे क्योंकि उन्हें मिकोटो कहीं नहीं मिल रही थी। पर उन्हें इतना तो पता था कि मिकोटो अभी भी जिंदा है क्योंकि शिप का सुरक्षा बैरियर अभी काम कर रहा है। तभी हम मिकोटो को देखते हैं जो एक रूम में कैद थी और वो किताब पढ़ रही थी। तभी दो लड़के अंदर मिकोटो के पास आते हैं और उसे खाना देते हैं। मिकोटो को लग रहा होता है कि उस खाने में जरूर जहर होगा, पर पहले ही वही खाकर दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि उस खाने में जहर तो नहीं है। वहीं नोरन शिप पर सभी को लग रहा होता है कि रोन वही इंसान है जो उसके शिप पर अटैक कर रहा है और मिकोटो के किडनैप होने में भी उसका हाथ है। ये जानकर सभी काफ़ी हैरान थे क्योंकि उन्होंने रोन को अपना दोस्त माना था। पर फिर भी वो सभी मिकोटो को बचाने के लिए शिप से जाने लगते हैं और सुकोया सबसे ज़्यादा मिकोटो के लिए परेशान था क्योंकि वो मिकोटो से प्यार करता है। वहीं हम देखते हैं कि मिकोटो ने उनका लिया खाना खा लिया था। फिर वो लड़का मिकोटो को बताता है कि वो किसी इंसान को मारना चाहता है, पर मिकोटो उससे कहती है कि वो किसी इंसान को नहीं मारने वाली। फिर वो लड़का मिकोटो को एक शिरो नाम के आदमी को दिखाता है जो कि एक साइंटिस्ट है और उसने काफ़ी खतरनाक वेपन भी बनाए हैं, पर वो उन्हें दूसरी कंट्री को बेच रहा है और काफ़ी सारी कंट्री को बेच भी चुका है जिसकी वजह से वॉर शुरू हो चुकी है। फिर वो लड़का नात्सुही को मिकोटो को बताता है कि वॉर शुरू भी होने वाली है और वो लोग जिनके पास पावर्स है वो टाइम को वापस दोहरा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। ये सब सुनकर मिकोटो हैरान हो जाती है और वो चुप भी थी। फिर नात्सुही को मिकोटो को वॉर के पास ले जाता है और मिकोटो वॉर को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वॉर चल रही है और कई लोग मर भी रहे हैं। दूसरी तरफ सभी मिकोटो और रोन को ढूंढ रहे होते हैं पर कोई भी मिकोटो का पता नहीं बता रहा था और ना ही किसी ने उसे देखा था। तभी एक आदमी ककेरू को रोन के बारे में बताता है और उसे दो आदमियों के पास जाने की कहता है, पर सनरी उससे काफ़ी डर रहा था और कहता है कि ऐसे किसी के पास जाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। फिर ककेरू कोहारू से सनरी का ख्याल रखने की कहता है और ख़ुद वहाँ अकेले चला जाता है। कुछ ही देर में वहाँ वॉर की वजह से बम गिरने लगते हैं जिसकी वजह से हर जगह भगदड़ मच जाती है और कोहारू सनरी से अलग हो जाती है। तभी कोहारू को वो वही ट्रैवलर मिलता है जिसने कोहारू को शिप पर जाने की कहा था और बताया था कि वहाँ कोहारू की काफ़ी ज़रूरत भी है। और हम देखते हैं कि वो ट्रैवलर और कोई नहीं बल्कि ककेरू के फादर ही है जो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ ककेरू रोन के पास पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि उसने मिकोटो को कहाँ छुपा कर रखा है, पर रोन ककेरू से अभी कोहारू की चिंता करने की कहता है क्योंकि वो उसे ले जा चुके हैं। ककेरू पूछता है कि वो कौन है जिस पर रोन शिरो का नाम लेता है। ये सुनकर ककेरू काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि शिरो उसके फादर हैं और ककेरू को लगता था कि उसके फादर मर चुके हैं। ककेरू जल्दी से भागते हुए कोहारू के पास जाने लगता है। वहीं शिरो ने कोहारू को हिप्नोटाइज कर लिया है और वो कोहारू से इस पूरी जगह पर आग लगा देने की कहता है। कोहारू के पास फायर पावर है और वो उससे पूरी जगह को आग लगा देती है। ककेरू भी ये देखता है और वो कोहारू की पावर देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम उसी अनजान लड़की को देखते हैं जो बार बार सोराता के सामने आ रही थी। फिर वो लड़की सभी हीरोज़ को बताती है कि वो जिस टाइम में रह रहे हैं वो रियल नहीं है क्योंकि लगातार कई वॉर की वजह से दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही है। इसलिए लोगों ने एक रीसेट नाम का मिशन शुरू किया है जिससे अब कुछ वॉर से पहले जैसा कर दिया जाएगा। साथ ही अभी तक 4 रीसेट हो चुके हैं और ये सब रीसेट उन पार वाले लोगों की वजह से करने पड़ते हैं और उन रीसेट को सिर्फ पार वाले लोग ही कर सकते हैं। अगर पार वाले लोग जीने की इच्छा छोड़ देते हैं तो दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। फिर वो लड़की बताती है कि पिछला रीसेट उसने खुद किया था और वो भी एक पार वाले इंसान ही है, पर फिर वो गायब हो जाती है क्योंकि इस दुनिया में अब उसका काम पूरा हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो दुनिया को बचा पा रहे हैं, पर एक तरह से वो खुद ही खतरा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोहारू शिरो से कहती है कि उन्हीं ने उसे बताया था कि जब वो 17 साल की हो जाएगी तो वो उस जगह पर चली जाए और तभी कोई उसे लेने आएगा। शिरो कोहारू से पूछता है कि क्या उसने किसी को अपनी पावर्स के बारे में बताया है, जिस पर कोहारू बताती है कि उसे अपनी पावर से डर लगता है क्योंकि उसकी पावर फायर है और कोहारू को उससे डर लगता है। शिरो कोहारू से कहता है कि अगर वो अपनी पावर का सही से यूज़ नहीं करेगी तो वो हर किसी को भी जला सकती है। फिर शिरो कोहारू को इंसानों के खिलाफ भड़काने लगता है और सामने एक बच्चे को दिखाता है जिसके पास बहुत सारे टैंक आ रहे हैं और शिरो कोहारू से उस बच्चे को बचाने की कहता है, पर कोहारू कहती है कि वो ऐसे अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती।
शिरू कोहारू से ऐसा समझने की कहती है कि वो बच्चा कोहारू के लिए काफ़ी ज़रूरी है और वो उसके बिना नहीं रह सकती। फिर कोहारू उस बच्चे के सामने पहुंच जाती है और उन टैंक्स पर अपनी पार से अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहां ककेरू भी आ जाता है और कोहारू को उसकी पार यूज़ करते हुए देखता है। कोहारू अपनी पार यूज़ करके काफ़ी थक जाती है। तभी शिरू उसे पकड़ लेता है और ककेरू कुछ कर पाता इससे पहले वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिरू और कोहारू एक साथ बैठे होते हैं और शिरू कोहारू को अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाते हैं। शिरू कोहारू को बताते हैं कि वो ककेरू के फादर हैं और उन्हें पूरी दुनिया को सुधारने का मिशन मिला था, जिसकी वजह से उन्हें ककेरू को अपने से दूर करना पड़ा, क्योंकि वो अगर उनके साथ रहता तो उसकी भी ज़िंदगी उनके साथ ही ख़राब हो जाती। फिर शिरू कोहारू को अपना एक हाथ दिखाते हैं जो कि मशीन का हाथ है और शिरू बताते हैं कि इस दुनिया को ठीक करने के लिए उन्हें एक वेपन का यूज़ करना पड़ा और उस वेपन का यूज़ करने की वजह से शिरू का एक हाथ ही उसकी बॉडी से गायब हो गया। फिर उन्होंने वो मशीन का हाथ लगा लिया। दूसरी तरफ ककेरू कोहारू के लिए परेशान हो रहा था और वो सैनरी से कहता है कि वो टाउन में कोहारू को ढूंढने जा रहा है, क्योंकि उसे पता करना है कि कोहारू उसके फादर के साथ क्या कर रही है। सैनरी को अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो कोहारू की सही से रक्षा नहीं कर पाया था। वहीं शिरू कोहारू को एक फैक्ट्री पर ले आए थे जहाँ इंसानों के लिए वेपन बनाए जा रहे हैं। शिरू कोहारू को बताते हैं कि उन्होंने तीनों रिसर्च के बाद ये फैक्ट्री बनाई है, पर कोहारू को अभी तक रिसर्च के बारे में नहीं पता है। तो शिरू रिसर्च के बारे में कोहारू को भी हर चीज़ बता देते हैं और कोहारू को बताते हैं कि इसके अंदर रिसर्च को रोकने की पावर है। जिसके बाद हम नात्सुही को देखते हैं जो मिकोटो को बताता है कि वह इसके जैसे पावर वाले लोगों को मारने जा रहा है। मिकोटो नात्सुहिको के साथ चलने की कहती है, पर नात्सुहिको मना कर देता है, लेकिन फिर भी मिकोटो जाने के लिए जिद करने लगती है। तो नात्सुहिको रास्ता बदल लेता है और एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ से चांद काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिख रहा था। मिकोटो नात्सुहिको को बताती है कि बचपन से ही वो हमेशा अपने घर से भागना चाहती थी, क्योंकि मिकोटो को हमेशा घर में ही रखा गया था। वहीं सकुया को मिकोटो की काफ़ी याद आ रही होती है। तभी सकुया को फ्यूचर की कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं और उन ककेरू को परेशान कर रहा होता है। तभी वह सभी मीटिंग के लिए आते हैं क्योंकि सकुया ने फ्यूचर देखा और उसे पता चल गया है कि कोहारू कहाँ मिल सकती है। तभी सोराता बताता है कि सिर्फ कोहारू ही सब चेंज कर सकती है, इसलिए शिरो कोहारू को साथ लेकर गया है। किसी को नहीं पता कि रीसेट कैसे होता है, पर सुनकर बस यही पता चल रहा है कि लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अकेटो सैनरी के पास आता है और उसे मैजिक से बनाया पानी पिलाता है। सनी को वह पानी पहचाना सा लगता है और तभी उसे याद आ रहा था कि ये तो उसी नदी का पानी है जहाँ उसके फादर पहले उसे लेकर जाया करते थे। पर सनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी को इतनी अच्छी तरह से कैसे पहचान पा रहा है और अकेटो को उस पानी के बारे में कैसे पता है। फिर अकेटो बताता है कि सैनरी के पास वाटर पावर है, इसलिए वो पानी को इतने अच्छे से जानता है। पर बचपन में सैनरी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहता था, जिसकी वजह से अकेटो ने उसकी पास अपने पास रख ली, जिससे सैनरी को कोई दिक्कत ना हो। फिर अकेटो सैनरी की पावर वापस कर देता है। सैनरी अकेटो से पूछने लगता है कि वो उसे इतने अच्छे से कैसे जानता है, जिस पर अकेटो सैनरी से बताता है कि वो उसका बड़ा भाई है। ये सुनकर सैनरी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि उसका तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं, वो तो बचपन से अकेला था। तभी सैनरी को भी याद आने लगता है कि उसका बड़ा भाई था और वो उसके साथ काफ़ी खुश भी रहता था। तभी अचानक पास के वापस आने की वजह से सैनरी बेहोश हो जाता है और अकेटो उसे लिटा देता है। फिर अकेटो ननामी से सैनरी की याददाश्त मिटा देने की कहता है, जिससे सैनरी वापस अपने बड़े भाई के बारे में भूल जाए। हमें पता है कि ननामी और अकेटो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और अकेटो ननामी की ही मदद लेता आया है सैनरी की याददाश्त मिटाने के लिए। साथ ही इसी वजह से अकेटो ननामी से चिढ़ा हुआ भी था, क्योंकि उसने ही सैनरी की याददाश्त मिटाई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ककेरू और सकुया काफ़ी ज़्यादा निराश थे, क्योंकि वो जिन लड़कियों से प्यार करते हैं वो उनके साथ ही नहीं है। फिर नोरन के सभी मेंबर उसी लड़की के पास पहुंच जाते हैं और वो लड़की उनसे पूछती है कि क्या वो रीसेट करना चाहते हैं, पर वो बताते हैं कि अभी वो रीसेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके सारे मेंबर यहाँ नहीं हैं। जिसके बाद सभी नात्सुहिको से मिलते हैं और नात्सुहिको उन्हें बताता है कि उसने शिरो की फैक्ट्री पर चारों तरफ बॉम्ब लगा दिए हैं और फिर वो उन्हें कोहारू को बचाने के लिए टाइम देता है, और अगर वो उस टाइम में कोहारू को नहीं बचा पाते हैं तो नात्सुहिको फैक्ट्री में ब्लास्ट कर देगा, जिससे सब खत्म हो जाएगा। जिसके बाद सभी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और ककेरू याद करता है कि उसे लगता था कि उसके फादर एक अच्छे इंसान है, पर वो ये सब सिर्फ वापस जन्म लेने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ककेरू की मदर की डेथ हो गई थी, इसीलिए ककेरू के फादर वापस जन्म लेकर उसकी मदर के साथ रह पाएंगे, इसलिए वो रीसेट करना चाहते हैं। ककेरू अपने फादर तक पहुंच जाता और उनसे कहता है कि उसे पहले से पता था कि रीसेट एक अच्छा आइडिया नहीं है, पर उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उसे नहीं माना। पर शिरो ककेरू से कहते हैं कि वो उनके दिल का दर्द कभी नहीं समझ पाएगा। दूसरी तरफ वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उन सभी रोबोट्स को कंट्रोल किया जाता है और वो सभी रोबोट को बंद कर देते हैं। वहीं ककेरू अपने फादर को काफ़ी सुन रहा होता है, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए इतने टाइम से जिंदा है और उसने उसकी मदर को वापस जिंदा करने की भी कोशिश की है, जिसकी वजह से अब वो मशीन के बनते जा रहे हैं।
शीरो ककेरू को मारते हैं क्योंकि वो और उसकी नहीं सुनना चाहते हैं। ककेरू धीरे धीरे मरने लगता है। वहीं मिकोटो पर एक रोबोट अटैक कर देता है जिससे मिकोटो घायल हो जाती है। वो रोबोट वापस से अटैक करता है पर तभी नात्सुई को मिकोटो के सामने आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। सकुया भी ये सब देख रहा होता है और उसे समझ आता है कि जो उसने फ्यूचर देखा था उसमें उसकी जगह नात्सुई को मरता है। तभी वो रोबोट बंद हो जाता है और नात्सुई को वहीं गिर जाता है। वहीं शीरो चाहता था कि ककेरू भी उसके दर्द को समझे, इसलिए वो ककेरू से पूछता है कि अगर फ्यूचर में कोहारू की मौत हो जाती है तो वो क्या करेगा। जिस पर ककेरू कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो ये काम तो नहीं करेगा जो शीरो कर रहे हैं। शीरो को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है। तभी कोहारू कहती है कि अगर किसी इंसान को किसी से प्यार हो जाता है तो वो उसके बिना कभी नहीं रह सकता। पर कोहारू कहती है कि अगर फ्यूचर में उसे या ककेरू को कुछ भी हो जाता है तो वो अपनी खुशी के लिए इंसानों को तकलीफ तो बिल्कुल नहीं देना चाहेगी। शीरो उन दोनों से पूछती है कि क्या वो साथ में नहीं रहना चाहते। तभी ककेरू अपनी ईयरिंग निकाल देता है और अपनी पूरी पावर यूज़ करता है जिससे वहाँ हर जगह पेड़ आ जाते हैं और ककेरू कोहारू के पास आ जाता है और उसे गले से लगा देता है कि वो उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है। ये सब देखकर शीरो जीने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें उन पेड़ों में भी सिर्फ अपनी पत्नी की ही याद आ रही थी और वह ककेरू और कोहारू में भी अपने आप को ही देख रहे थे। तभी शीरो ककेरू और कोहारू से कहते हैं कि वो दोनों एक साथ रहें और कभी एक दूसरे को छोड़े ना। तभी शीरो मर जाते हैं और वो पूरी जगह पानी में डूबने लगती है पर तभी वहाँ अकेटो आ जाता है और ककेरू और कोहारू को बचा लेता है। फिर वो तीनों उस जगह को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं। तभी हम शीरो को देखते हैं जो मर चुके थे पर वो खुश थे। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं और वो सोच रही थी कि उसे सोराता ने बनाया है, इसलिए वो एक बार सोराता से मिलना चाहती है। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो सभी नॉर्रन शिप के मेंबर को बताती है कि अगर वो रीसेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इससे लोगों की मेमोरी खत्म हो जाएगी और वो पहले की तरह जीने लगेंगे। पर तभी सोराता वहाँ से चला जाता है और टोया भी उसके पीछे जाता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आ गया। जिस पर सोराता बताता है कि वो उनके ग्रुप का मेंबर नहीं है और ना ही उसके पास कोई पावर्स है, पर फिर भी वो उनके साथ क्यों रह रहा है। जिस पर टोया सोराता को सच बता देता है कि उसी ने उस लड़की को बनाया है और सोराता का ये दूसरा जन्म है। इससे पहले वो एक साइंटिस्ट था जिसने दुनिया को वापस ठीक करने के लिए उस लड़की का आविष्कार किया था जिससे सब रीसेट हो सके। फिर सोराता कहता है कि वो ये सब नहीं जानता, वो सिर्फ एक बच्चा है जिसे साइंस पसंद है। सीन शिफ्ट होता है और हम सकुया और मिकोटो को देखते हैं। सकुया मिकोटो से कहता है कि उसे अपनी पास नकली लग रही है क्योंकि वो हमेशा से सोचता था कि वो खुद मिकोटो की जान बचाएगा, पर असल में जिसने मिकोटो की जान बचाई वो तो नात्सुही को है। फिर वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे चाहे कितनी ही रीसेट क्यों ना हो जाए। सभी आज की रात अपने पसंदीदा इंसान के साथ बिता रहे थे और अपने दिल की हर बात भी उसे कह रहे थे क्योंकि अगले दिन रीसेट होने वाला है और वो सभी एक दूसरे को भूल जाएंगे। वहीं कगामी गेम खेल रहा होता है और वो भी कहता है कि सभी के लिए रीसेट ही ज़रूरी है, इसलिए सभी इसके लिए मान भी गए हैं। वहीं हम सैनरी को देखते हैं जिसे कुछ नहीं पसंद, फिर भी वो पानी को पसंद करने लगा था और अकेटो और नानामी सैनरी को ही देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं रीसेट करने का टाइम आ चुका है जिससे वह सभी इस दुनिया को वापस सुधार सके। तभी रीसेट की प्रक्रिया शुरू होती है और वो लड़की उन सभी से उनकी पाल ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि लोगों की याददाश्त जाने लगती है और दुनिया में हर तरह की प्राकृतिक आपदा आती है जिससे सब खत्म हो जाता है और वापस भी बन जाता है। जिसके बाद हम एक नई दुनिया को देखते हैं जिसमें सब काफ़ी सुंदर और अच्छा लग रहा था। तभी कोहारू अपने सभी दोस्तों को देखती है जो काफ़ी खुश थे और एक ही जगह बैठे थे पर कोई भी किसी को नहीं जानता था। तभी कोहारू के साइड से ककेरू निकल जाता है जिसकी वजह से कोहारू को काफ़ी दुख होता है और वो सोचने लगती है कि सभी खुश हैं और कोई भी अकेला नहीं है, लेकिन सिर्फ कोहारू ही क्यों वापस अकेली रह गई। कोहारू अपने मन में कहती है कि वो ककेरू को ऐसे नहीं भूल पाएगी। तभी हमें पता चलता है कि जो कोहारू ने देखा वो तो सिर्फ एक सपना था और हकीकत में पूरी शिप में भूकंप आ रहा होता है क्योंकि वो लड़की रीसेट नहीं कर पाई थी और वहीं गिर जाती है। क्योंकि कोहारू ने रीसेट करने से मना कर दिया था, वो ककेरू के बिना नहीं रह सकती। अब कोहारू की पावर कंट्रोल से बाहर चली जाती है और ककेरू कोहारू को गले से लगा लेता है। सभी जल्दी से शिप से बाहर जाने की कहते हैं क्योंकि वो शिप कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। तभी शिप टूट जाता है और सभी नीचे गिरने लगते हैं। ककेरू ने कोहारू को पकड़ रखा था पर तभी शिप ब्लास्ट होता है और कोहारू और ककेरू अलग हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीसेट नहीं हुआ था पर सभी लोग अलग रहने लगे थे, लेकिन अब भी सभी एक साथ टच में रहते हैं। अकेटू और नानामी ने अपने टूटी हुई शिप के आगे ही घर बनाया था। वहाँ कोहारू भी बैठी होती है और वो ककेरू को याद कर रही थी क्योंकि ककेरू को शिप डिस्ट्रॉय होने के बाद से किसी ने नहीं देखा था। कगामी जापान में रहने लगा था। तभी वहाँ एक लड़का उसके पास आता है और उसे कहता है कि उसने सुना है कि वो अच्छे सपने दिखा सकता है, पर कगामी कहता है कि वह सपने को नहीं बेचता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी कगामी देखता है कि वो तो उसी का दोस्त है और उसके साथ कार्ड्स खेलने आया है।
फिर वो दोनों साथ में कार्ड्स खेलते हैं, जिससे उसकी पुरानी यादें भी ताज़ा होती हैं। तभी हमें पता चलता है कि टोया ने सभी दोस्तों के पास एक लेटर भेजा था, जिसमें उसने बताया था कि उसने रीसेट के बारे में साइंटिस्ट के साथ मिलकर सरकार को बता दिया है कि जिससे कभी किसी को आगे चलकर रीसेट करने की ज़रूरत ना पड़े। और अच्छी बात यह भी है कि सभी देश वॉर भी रोकने के लिए मान चुके हैं, जिससे दुनिया बिना रीसेट के ही ठीक हो चुकी है और अब दुनिया में सभी लोगों को रीसेट के बारे में सब पता है। फिर हम बाकी लोगों को भी देखते हैं जो कुछ ना कुछ कर ही रहे थे और वो सभी काफ़ी खुश भी थे। पर सभी को अभी भी ककेरू और कोहारू की चिंता थी। वहीं कोहारू के पास एक फ़ोटो आती है जो सैनरी ने भेजी थी, जिसमें ककेरू भी था। कोहारू तय करती है कि वो नोरन शिप में वापस जाएगी और ककेरू को ढूंढ कर रहेगी। जिसके बाद काफ़ी दिन के मुश्किल सफ़र के बाद कोहारू नोरन शिप पर पहुंच जाती है, जो अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन वो चूजे अभी भी जिंदा थे। कोहारू एक पेड़ देखती है जो अभी ककेरू के पास जिंदा था। ये देखकर कोहारू खुश हो जाती है और रोज़ उन पेड़ों में पानी डालने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर कोहारू को यकीन था कि ककेरू यहाँ उसे ढूंढता हुआ वापस ज़रूर आएगा। तभी एक दिन उस शिप पर एक प्लेन आता है और उसमें से ककेरू उतरता है। ककेरू को देखकर कोहारू खुश हो जाती है और ककेरू भागकर कोहारू के गले लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि रोन उस प्लेन को लेकर आया था और ककेरू बताता है कि जब उनकी शिप में ब्लास्ट हुआ था तब ककेरू समंदर के किनारे गिर गया था। रोन ने उसकी जान बचाई, पर ककेरू कोमा में चला गया था और अभी कुछ टाइम पहले ककेरू को होश आया है और वो सीधा यहाँ चला आया। फिर ककेरू बताता है कि जब वो कोमा में था तब उसे एक सपना आया था, जिसमें उसने अपने फादर और मदर को देखा था। ककेरू के फादर उसकी मदर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने रीसेट को करने की तय की। जबकि उन्हें पता था कि रीसेट गलत है, पर फिर भी वो सिर्फ एक बार अपने प्यार को वापस देखना चाहते थे। इसलिए अब ककेरू को अपने फादर पर काफ़ी तरस आ रहा है। अब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया भी काफ़ी अच्छी बन चुकी है और कोई किसी से नफरत नहीं करता। साथ ही दुनिया भी काफ़ी सुंदर लग रही थी, जिसकी वजह से अब नोरन शिप के मेंबर्स भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि वो ऐसी ही दुनिया देखना चाहते थे। तो यहाँ इस मूवी का एंड होता है। मिलते हैं आपसे इसी की तरह किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।